This video is made for medical student as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, ये टेबलेट आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन में हर घर में लगभग रखा जाने वाला टेबलेट बन चुका है। आज का जो टेबलेट है वह है जिंकोविट। जिंकोविट एज इट्स नेम इंडिकेट, इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा उसमें जिंक ऑब्वियसली होगा। जिंक के साथ साथ आपके मल्टीविटामिन भी इसमें ऐड हुए होंगे, इसीलिए इसका जो मेन कंटेंट की कैटेगरी है वहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल विथ स्पेसिफिकली इसमें ऐड किया गया है ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट, और इसी कारण से इनका जो वैल्यू है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर रखा गया है। अब इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक फार्मासिस्ट जानता है, लेकिन जनरल पब्लिक अगर इसी वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए नया है, तो मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा विद फार्मास्यूटिकल एक्सप्लेनेशन। देखिए, मल्टीविटामिन क्या होता है? एक ऐसा टेबलेट जिसमें काफ़ी सारे विटामिन को ऐड किया गया है। वाइटामिन्स एज इट्स नेम इंडिकेट वाइटल सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी के हर एक छोटे छोटे और बड़े बड़े काम को परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर हम अपने एग्जांपल की बात करें तो खाना जब हम खाते हैं तो उसके मेन इंग्रेडिएंट होते हैं आपके रोटी सब्जी दाल चावल बेसिकली। इसके अलावा अगर आप अंदर जाकर देखेंगे तो इसके आप ऐड करते हैं नमक को, मसाले को, मिर्ची को, जिनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, लेकिन इनकी वैल्यू इतनी होती है कि अगर ये मिस हो जाए खाने से तो आपके पूरे खाने के स्वाद को बिगाड़ सकते हैं। जिस तरीके से नमक की क्वांटिटी एज कम्पेयर टू दाल चावल या किसी और चीज़ में बहुत कम होती है, वैसे ही जो कुछ विटामिन होते हैं वो अलग अलग क्लास के होते हैं। कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि जिनकी आवश्यकता बहुत ही कम होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, तो वो भी हम अपने डाइट में से इंक्लूड जनरली नहीं कर पाते हैं। आज के सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ें इंक्लूड नहीं हो पाएंगी, तो उनकी कमी होने लगती है हमारी बॉडी में। इनकी इसी कमी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स को ऐड किया जाता है। मल्टी मिनरल्स बेसिकली ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एलिमेंटल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो मैग्नीज वगैरह जो जिंक वगैरह हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड किया गया है, वो अगर आप ध्यान से देखें, ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट। What is the role of grape seed extract? ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंगूर के सीड का एक्सट्रैक्ट, उनका एक प्रकार से कह लीजिए कि ऑयल निकालना, अगर आपकी सरल भाषा में बात करें तो। ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखता है। एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब हमने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था, ऐसे एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करते होंगे। सो एंटी का मतलब समझ में आ गया, अपोजिट, और किसके अपोजिट? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अपोजिट काम करते हैं। जब कभी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट होता है, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया हो, या किसी अदर तरह के पैथोजेनिक इन्फेक्शन हो गए हों, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट करते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन की बहुत सारी मात्रा में ये सिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से एजिंग होता है, सेल डेथ होता है, इन्फ्लामेशन होता है, और ये फिर लंग्स की अगर बात करते हैं कोविड-19 के केस में तो ये काफ़ी सारे मात्रा में सीवियरिटी कॉज करते हैं। तो जब कभी भी हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, आइदर इन फॉर्म ऑफ विटामिन सी और सम काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, यहाँ पे बात करें तो ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट, तो ये एंटीऑक्सीडेंट उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं, ऑर्गन की रिकवरी और हीलिंग में फास्ट अप मदद करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सके और आपके हेल्थ को रिस्टोर पहले के जैसा किया जा सके। न्यूट्रास्यूटिकल्स है ये। न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब होता है ऐसा फार्मास्यूटिकल जो बेसिकली किसी स्पेसिफिक डिजीज या डिसऑर्डर को मेंटेन करने के लिए नहीं, बल्कि इनसे हो सकने वाले कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू को सप्लीमेंट देने के लिए बनाया जाता है। इसे हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। अगर आप बात करते हैं पैरासिटामॉल की तो ये बुखार में दिया जाएगा, अगर आप बात करते हैं निमेसुलाइड की तो आपको पेन में दिया जाएगा, जबकि न्यूट्रास्यूटिकल्स में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती कि वो आपको बॉडी में परफॉर्म करे, बट ये न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी बॉडी हेल्दी एंड फिट रह सके। तो ये कुछ बात हुई बेसिक्स की। ये जो जिंकोविट है कोविड-19 के पेशेंट में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे विटामिन्स हैं जो कि बहुत जरूरी है। एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं तो आपने सुना होगा विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस पेंडेमिक सिचुएशन। तो वो विटामिन सी, या उसका बोला जाए कि उसका जो मेन एक्टिविटी है वो है एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे दो चीजें आपको प्रोवाइड कर रही हैं, एक तो ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट, दूसरा विटामिन सी। इसमें
ऑलरेडी है, एज इन केस ऑफ लिम्सी चेवेबल टेबलेट। आपने बताया था कि जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें जिंक को भी ऐड किया गया है 10 mg के आसपास। फिर मैंने आपको बताया था कि लिम्सी और एक और टेबलेट होता है जिसमें वीटो सी, जिसमें विटामिन सी और जिंक दोनों होगा, तो इसमें ऑब्वियसली दोनों ऐड किए गए हैं। प्लस आप ये देखते हैं कि गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल है उसमें विटामिन D3 को भी यूज़ करने के लिए सजेस्ट किया गया है, इसमें विटामिन D3 भी है। मैं सब इंग्रेडिएंट के बारे में अगले ही स्लाइड में दिखाऊंगा। तो ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि क्या हम इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आज की डेट में हमारे डाइट में न्यूट्रिशन की कमी होने लगी है, खास करके माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो इसको आप अपने डाइट में एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीविटामिन का टैबलेट है, OTC प्रोडक्ट है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। दिन में एक बार आपको लेना है किसी भी समय में। बट एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी किसी एक समय को फॉलो करते हैं तो आपको वही समय फॉलो करना है। अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं ब्रेकफास्ट के बाद तो आपको इसको फॉलो करना है। अगर आप लंच के बाद लेते हैं या अगर आप डिनर के बाद लेते हैं तो जो भी समय आप ले लें उसी समय को आपको रिपीट करना होगा। आप हो सके तो उसको चेंज ना करें, कभी भूल गए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं इनके कंटेंट के बारे में और उनके कुछ स्पेसिफिक रोल के बारे में। हमारे लिए जो काम की चीज़ें हैं वो है मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला है इसमें ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट विच इज़ अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, जो कि ऑक्सीडेटिव स्टेज से आपके इस बॉडी के पर्टिकुलर सेल को प्रिवेंट करने का काम करता है। इसका जो क्वांटिटी है वो 50 mg है, एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे रखा गया है एंटीऑक्सीडेंट का। दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का काम करने का तरीका एक जैसा ही है, एंटीऑक्सीडेंट ही हैं ये फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करते हैं, इन्फेक्शन को कम करने का काम करते हैं, बॉडी में जो सेल्स हैं उनको रिकवरी में फास्ट अप करने का काम करते हैं। तो 40 + 50 90 mg तो ये विटामिन सी या आप ग्रेप साइड एक्सट्रैक्ट को मिला करके एंटीऑक्सीडेंट ही हो गए। विटामिन B3 भी इसमें 18 mg है। विटामिन ई का जो एक फॉर्म है वो 10 mg का है। फिर अगर आप बात करते हैं अगले कॉन्स्टिट्यूएंट की तो यहाँ पे जिंक है, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है अभी के केस में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। मैंने कहा था कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बेसिकली कंप्रोमाइज होता है एंटीबॉडी से, जो फाइट करता है अगेंस्ट दी एंटीजन। तो इनको स्टिमुलेट करने का काम करेंगे, प्रोटेक्शन फास्ट होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मैग्नीशियम है, विटामिन B5 है, विटामिन B2 है, विटामिन B1 है, विटामिन B6 है, विटामिन A है, मैंगनीज है। इनमें हर का कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो विटामिन भी है और मिनरल्स भी हैं। फोलिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फोलिक एसिड है, आयोडीन है, बायोटीन है, कॉपर है, ये सब एलिमेंट हैं। सेलेनियम है, क्रोमियम है, विटामिन D3 है, विटामिन B12 है, साइनोकोबालामिन भी है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं विटामिन डी के नाम से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल्स को भी ऐड किया गया है, इंपॉर्टेंट विटामिन को भी ऐड किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज का प्रोडक्ट है पोविडीन आयोडीन जर्मिसाइड गार्गल, और इसमें जो पोविडीन आयोडीन का कंसंट्रेशन होगा वो होगा 2% वेट बाय वॉल्यूम। इसका फ्लेवर है मिंट फ्लेवर, क्योंकि पोविडीन आयोडीन उतना अच्छा टेस्ट नहीं कॉज कराता, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए इसके इस तरह के फ्लेवर को टेस्ट को मास्क करने के लिए मिंट फ्लेवर को एडअप किया गया है। इस बॉटल का जो क्वांटिटी है वो एक 100 ml का बॉटल है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी इफेक्टिव काम करने का तरीका है। इट इज़ पर्सनलाइज्ड यूज। मैं आपको बता सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा रिलीफ प्रोवाइड करेगा आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम से, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। इसके बाद देखिए, ये मार्केट में बीटाडीन के नाम से आता है, बीटाडीन जर्मिसाइड गार्गल के नाम से आते हैं। इसके फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपका सेकेंड इमेज बता रहा है कि इसमें पोविडीन आयोडीन है। इंडियन फार्माकोपिया के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कंसंट्रेशन है 2% वेट बाय वॉल्यूम। अवेलेबल आयोडीन 0.2% वेट बाय वॉल्यूम। इथेनॉल को यूज किया गया है इंडियन फार्माकोपिया के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली 8.38%, और यहाँ पे कंटेंट होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि अल्कोहल इज अ लिक्विड एंड दैट शुड बी इन वॉल्यूम। इट इज़ अ मिंट फ्लेवर, क्वांटिटी सफिशिएंट मिस किया गया है। बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट आप यहाँ से देख सकते हैं, बाकी चीज़ें आप आगे देखिएगा। मैन्युफैक्चर्ड बाय GS फार्माट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन इसको मार्केट किसके द्वारा किया जा रहा है? विन मेडिक्योर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं इसके इंडिकेशन की, कब कहाँ किस सिचुएशन में हमको इसको यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसे आप किसी घाव वगैरह में लगाएं। दिस इज़ फॉर ओरल रिंस गार्गल, यानी कि इसको आपको ना तो सिरप की तरह पीना है, ना तो आपकी बॉडी के किसी कटे छिले हिस्से पे लगाना है। केवल आप मुंह से वॉश करें और थूक दें, या गरारा करके ध्यान से रखें और उसको बाहर वापस से इवेक्ट कर दें। तो ये एक मेन इंडिकेशन है कि इसको एक्सटर्नली यूज़ किया जाए। कहाँ और क्यों कैसे यूज़ करना है वो भी देख लीजिए। फॉर प्रिवेंशन
and treatment of oropharyngeal infection of bacterial, viral and fungi origin। यानी कि अगर कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है आपके थ्रोट, गले में, तो उसको ठीक करने के लिए, अगर नहीं भी हुआ है तो डेली एक पर्टिकुलर पार्ट में आप इसको यूज़ करके इसको प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है वो आपके थ्रोट को भी परेशान कर रहा है, एंड दैट इज़ वायरल इन्फेक्शन। सो ये भी यूज़ करके आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको कम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक का काम करेगा, और इसके काम करने की वजह से आपको डेंटल से प्रॉब्लम, जितने भी टाइप की प्रॉब्लम होगी, उनसे रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके ओरल कैविटी में कोई छोटा मोटा माइनर ऑपरेशन हुआ है, या डेंटल का रिप्लेसमेंट हुआ है, आरसीटी हुआ है, या कोई भी इस तरह की सर्जरी हुई है ओरल या डेंटल से रिलेटेड, तो उसके बाद भी आप इन्फेक्शन से संभावना को खत्म करने के लिए इस तरह के गार्गल को यूज कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे अपने डेली के रूटीन में भी इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे यूज करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, चूंकि ये शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग नहीं है तो इसीलिए आप इसके डोज और डायरेक्शन को भी आराम से देख सकते हैं। एडल्ट और चिल्ड्रन जो कि बहुत ज़्यादा छोटे ना हो, उनके केस में आप जितने भी वॉल्यूम आप इस ड्रग का लेते हैं उसी के इक्विवेलेंस पानी मिला करके आपको डाइल्यूट करके गार्गल करना है या माउथ वॉश करने हैं। इसके साथ आपको एक कैप मिलेगी जहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ml, 10 ml, 15 ml का मार्क लगा हुआ है। तो सपोज अगर आप यहाँ से 10 ml तक इसको फिलअप करते हैं बिटाडिन के सॉल्यूशन को, तो वापस से 10 ml तक आपको उसको वाटर में ऐड करना होगा। यानी कि जितना आप ये सॉल्यूशन लेंगे उतना ही मात्रा में पानी इसको मिलाना होगा। 5 ml लेंगे तो 5 ml पानी मिलाइएगा, 10 ml ले रहे हैं तो 10 ml पानी मिलाइएगा। इसके बाद आपको इसको थोड़ा सा मुंह में रख करके कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए बोल रहे हैं, बट मैं कहूँगा आपको कम से कम 1 मिनट तक के लिए गार्गल करें, अच्छे से कुला करें और इसके बाद इसको वापस से थूक दें। थूकने के बाद हल्का सा पानी लेकर के आप माउथ को वॉश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन ना करें क्योंकि थोड़ा रेसिड्यू रहेगा, तो भी इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सो ये कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन, डोज, एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके बताए गए हैं, और इनके साथ साथ इनका इंडिकेशन ये भी कहता है कि अगर आपके मुंह से कोई स्मेल आ रही है, बहुत अजीब टाइप की बदबू भी आ रही है, तो भी उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। डोलो 650, इसमें जो पैरासीटामोल का स्ट्रेंथ है, यानी कि उसका जो पावर है, जिसका जो डोज है, वो 500 ना होकर के 650 है, यानी कि 150 mg उस डोज से एक्स्ट्रा है। तो ऐसा क्यों है, और ये डोलो 650 नॉर्मल पैरासीटामोल 500 से अलग किस बात पे है, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले हम मूव करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट पे। तो आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपने देखा हुआ है कि अभी जिसको भी कोविड-19 का केस है, उनकी बॉडी में एक सबसे सिंपल सा सिम्टम नजर आता है, वो एसिम्प्टोमेटिक हो, उनको अगर छोड़ दें तो वो है आपका फीवर। जब कभी भी हमारे बॉडी में कोविड-19 के जो वायरल इन्फेक्शन एंटर करते हैं तो फीवर होना जनरली कॉमन सी बात है। ना केवल कोविड-19 का इन्फेक्शन, बल्कि इसके अलावा कोई भी अगर पैरोजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो वो भी आपकी बॉडी के एलिवेटेड टेम्परेचर को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ जिसे फार्मेसी या मेडिकल के स्टूडेंट बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, पर जनरल पब्लिक को मैं यहाँ पे समझा दूंगा। सबसे पहले मैंने वर्ड यूज़ किया है पैरोजन। तो ये जो पैरोजन है वो होता क्या है? पैरोजन कहने का मतलब होता है या तो माइक्रोऑर्गेनिज्म का लाइव पार्ट जो जीवित है, या उसकी बॉडी का कोई भी डेड पार्ट जो अभी जीवित नहीं है। तो ये कभी भी अगर हमारी बॉडी में एंटर करते हैं अदर अलाइव और डेड, तो इनको हम पैरोजन कहते हैं। और इनकी बॉडी में अंदर करने से या बॉडी में अंदर आ जाने से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल थर्मामीटर के टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ऊपर चढ़ने लगता है। अब अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपके घर में गीजर है, या अगर गीजर नहीं भी है तो अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक प्रेस है, तो उसमें आपने एक फंक्शन देखा होगा कि जिस भी टेम्परेचर पे आपने उस मशीन्स को, चाहे गीजर को या टेम्परेचर को सेट करते हुए आपके प्रेस को सेट किया हुआ है, तो उससे अगर टेम्परेचर ऊपर होता है तो आपको एक छोटी सी आवाज़ कट करके आती है और वो जो मशीन है, गीजर एंड प्रेस दोनों बंद हो जाता है। और जब वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वापस से उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मशीन ऑन होती है, जिसे हम कहते हैं ऑटो कट का प्रिंसिपल। जिसके पीछे जो मशीन पार्ट प्ले करती है वो है आपका थर्मोस्टेट। बिल्कुल ऐसा ही हमारी बॉडी में एक थर्मल रेगुलेटरी सेंटर होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मैनेज करती है। जब कभी भी बॉडी में टेम्परेचर किसी कारण से ऊपर होते हैं, इसका मतलब यह है कि उस एजेंट ने, जिसने आपकी बॉडी में एंट्री ली है, आपके इस थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को अल्टर किया हुआ है।
इसके कारण से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ना केवल पैरोजन, बट पैरोजन के अलावा भी और भी सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम इंटरल्यूकिन्स और TNF अल्फा भी कहते हैं। ये काफ़ी कुछ कह सकते हैं एक जनरल पब्लिक के हिसाब से कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कहने का मतलब ऐसे एजेंट्स हैं जो कि इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब लॉजिकल चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और भी समझ में आ रहा होगा आपको कि कोविड-19 में जो वायरस है हमारा, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है और जब कभी भी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैक करते हैं तो ये आपके लंग्स में इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं जिससे म्यूकस का फॉर्मेशन होने लगता है और इनकी एंट्री ही आपके इस थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को डिस्टर्ब करती है और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। कोई भी स्टेट अभी आज आप देख रहे होंगे तो वो न्यूज़पेपर में एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और हर एक एडवाइजरी में पैरासीटामोल 500 mg और किसी में पैरासीटामोल 650 mg को कंपलसरी रिकमेंड किया गया है प्रिस्क्रिप्शन में। लेकिन ये जो पैरासीटामोल है आइदर 500 mg और 650 mg ये SOS है, मतलब जब कभी भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गए, बुखार हो जाएगा, तभी आपको इसको लेना है। इट इज़ नॉट अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर प्रिस्क्रिप्शन अनलाइक द अदर आइवरमेक्टिन एंड अदर ड्रग्स। तो जब कभी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर हो जाए तो उसे वापस से इसके नॉर्मल लेवल पे लेके आने के लिए, आपके थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को सेटअप पॉइंट पे लाने के लिए हम इस डोलो 650 का यूज करते हैं। क्योंकि पैरासीटामोल के साथ कुछ दिक्कतें भी हैं, साइड इफेक्ट भी है कि पैरासीटामोल इज नॉट अ गुड ड्रग फॉर लॉन्ग टाइम यूज। अगर पैरासीटामोल का डोज हम एक्सीड करते हैं तो वो आपके लीवर को डैमेज करेगा। यहाँ पे इस स्ट्रिप के पीछे कई सारी इंफॉर्मेशन रहती है। क्रोसिन वाले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि अगर आप इसका एक फिक्स डोज से अधिक लेते हैं जिसका मैक्सिमम सेफ डोज होता है 4 टैबलेट ऑफ 500 mg, 500 mg का टैबलेट 4 से अधिक आप दिन में नहीं ले सकते। सो 500, 500, 500 एंड 500 4 टाइम्स अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2000 mg विच इज़ द मैक्सिमम सेफ डोज। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डोलो 650 की तो आप मैक्सिमम सेफ जोन में रहते हुए 3 टैबलेट से एक्सीड नहीं कर सकते। तो जैसा मैंने कहा SOS है कि जब जरूरत पड़े तभी, अदरवाइज इसको यूज करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ये बनाया गया है आपका मैक्रो लैब लिमिटेड के द्वारा। डोलो 650 के वार्निंग जैसा मैंने कहा, इट मे बी हार्मफुल फॉर योर लीवर। सो इफ यू आर अ पेशेंट ऑफ लीवर डैमेज देन आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए। अगर इसका मैकेनिज्म एक्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टिश्यू इंजरी। टिश्यू इंजरी दैट मीन्स किसी भी कारण से अगर आपकी बॉडी के टिश्यूज में इंजरीज हो रही है, इन केस ऑफ दिस कोविड-19, अगर आपके कोविड-19 के वायरस रिस्पॉन्सिबल एजेंट आपके लंग्स तक पहुंचते हैं तो आपके लंग्स के जो टिश्यूज हैं, जो एल्वियोलाई हैं, इनको डैमेज करना स्टार्ट करेंगे, म्यूकस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगे। इट मे बी फिजिकल और इट मे बी केमिकल। यहाँ पे आप फिजिकल को इंक्लूड नहीं करेंगे, केमिकल को इंक्लूड करते हैं, तो बायोलॉजिकल भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आपके जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं, इनके फॉस्फोलिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन इसको ब्रेक डाउन करेंगे। इसके ब्रेक डाउन होने की वजह से एराकिडोनिक एसिड निकलेगा और इस एराकिडोनिक एसिड के आगे फर्दर प्रोसेस को अगर आप देखें, मेन चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बीच के प्रोसेस को हम स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इंजरी, इस्चेमिया, सीजर या इन्फेक्शन भी आ सकते हैं। सो इनके कारण से अल्टीमेटली कॉक्स का पाथवे बनता है, साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे, COX-1 और COX-2। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने यहाँ पे जगह नहीं दी है लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, कि एक COX-3 भी होता है। और आज के रिसेंट लिटरेचर के हिसाब से हमारा जो पैरासीटामोल के काम करने का साइट ऑफ एक्शन है वो है बेसिकली COX-3। तो यहाँ पे COX-3 के ऊपर हमारा पैरासीटामोल काम करता है। अगर ये COX-1, COX-2 और COX-3 तीनों बन जाते हैं इस एराकिडोनिक एसिड पाथवे से, तो फाइनली ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है ये रिस्पॉन्सिबल है पेन और फीवर वगैरह के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि इसके असर को, दैट मीन्स असर ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन को हम कम करें, तो आपको COX-1, COX-2 या COX-3 को अफेक्ट करना होगा, इनहिबिट करना होगा। सो वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ COX इनहिबिटर, आइदर नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर और प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर और सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। अगर पैरासीटामोल के बारे में बात करते हैं तो यह आपके COX-3 को स्पेसिफिकली अफेक्ट करता है और इसके कारण से आपका जो फीवर है वो कम हो जाता है। ऑल्दो पैरासीटामोल इज एग्जांपल ऑफ NSAID, इसका पूरा मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये जो ड्रग है आपके 3 एक्टिविटी को पजेस करता है। इन्फ्लामेशन को भी कम करेंगे, आपके माइल्ड एनाल्जेसिक का भी काम करता है, पेन को भी हल्का सा कम करेगा और स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक होते हैं।
हालांकि मैंने कहा कि एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी पजेस करते हैं, बट ये जो आपका पैरास्टामोल है वो एक वीक एनाल्जेसिक लेकिन पावरफुल एंटीपायरेटिक है। Please pay attention on this word. It is a strong antipyretic. I did not say antibiotic. It is an antipyretic. तो ये हमारा जो पैरास्टामोल है वो बेसिकली इस तरीके से अपना काम करता है। जैसा हमने एक बार आपको ऑलरेडी रिपीट किया हुआ है कि पैरास्टामोल इज नॉट अन कॉमन मेडिसिन, ऑल्दो इसको हर कोई यूज करता है, हर घर में पाया जाता है, ऑफनली यूज करते हैं, बट प्लीज डू नॉट यूज अननेसेसरीली। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो पैरास्टामोल को अवॉइड करिएगा। जैसा मैंने कहा, इसका 2000 mg इज अ मैक्सिमम सेफ डोज, इससे अधिक होना नहीं है, और अगर जरूरत पड़ती है तभी केवल आपको यूज करना है। आज हम बात करने वाले हैं सिप्ला कंपनी की, मार्केटेड कंपनी की। इसको हम बोल सकते हैं इजी ब्रेथ के नाम से। इजी ब्रीथ इनके ब्रांड नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब भी यही होता है कि आप आसानी से ब्रीदिंग ले सकें, आसानी से सांस ले सकें। इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है कैम्फर, क्लोरोथाइमोल, यूकेलिप्टोल, मेंथोल, टर्पिनोल। इनहेलेशनल कैप्सूल हैं, ये एक ऐसे कैप्सूल हैं जिनको इनहेल करेंगे। जैसे मैंने कहा ना, कैप्सूल के एक फॉर्म है जो एक ओरल डोजेस फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसे हमको खाना नहीं है, बल्कि इसके कंटेंट को काट करके आपके वेपर वाले वाटर में रखना है, इसको ईजिली ब्रीथ करना है। अब पहले तो मैं इसका यूज बता दूं, इसका लॉजिक बता दूं, और उसके बाद कुछ जो मिसकॉन्सेप्ट हैं इनको भी क्लियर कर देते हैं, फिर आगे के स्लाइड पे मूव करेंगे। जैसा कि आप अपने लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, इस स्ट्रिप में आपके कैप्सूल्स रखे हुए हैं। इस कैप्सूल के अंदर लिक्विड रखा हुआ है। ये जो लिक्विड है, इसमें ये जो कंटेंट मैंने बताए हैं, ये इसमें पजेस करते हैं। अब ये जो कैप्सूल है वो दो तरीके का होता है, एक होता है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। जो आप मैक्सिमम मेडिसिन लेते हैं जिसमें कवर जैसा, डमरू जैसा स्ट्रक्चर होता है, सरल भाषा में बोला जाए तो वह आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है। लेकिन पुदीन हरा हो, विटामिन ई के कैप्सूल्स हो, या जो आप अभी ये देख रहे हैं, ये सॉफ्ट हैं। इनमें दो बॉडी और कैप नहीं होता, पूरी बॉडी एक ही होती है और इनके अंदर लिक्विड भरा होता है। तो ये हमारे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के एग्जाम्पल हैं। जब कभी भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे नेजल कैविटी से, नोस्ट्राइल से एयर, और एयर का अच्छा खासा परसेंटेज हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता हुआ हमारे लंग्स में पहुंचते हैं, और लंग्स में पहुंचने के बाद जो स्मॉल यूनिट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, इनके थ्रू ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचते हैं वाया ब्लड। अगर हमारे नोस्ट्राइल्स में म्यूकस भर जाए तो हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते, या यूं कहूं कि अगर आपकी नाक बंद हो जाती है, चोक हो जाती है, तो हम अच्छे से ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। ऐसे केस में आपकी बॉडी तक ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी हैम्पर होती है। सो हम जनरली क्या करते हैं, हम या तो विक्स लगा लेते हैं, उसके ऊपर वेपोरअप की बात करो, या विक्स इनहेलर लगा लेते हैं, या फिर हम कोई भी ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं घर में जो कि आपके इस बंद नाक को खोल दे। लेकिन आज का ये जो प्रोडक्ट है वो, उसकी कुछ खास बात यह है कि इसमें जो कंटेंट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वोलेटाइल ऑयल हैं, जिनका नेचर ऐसा होता है कि वह आपके बंद नाक को बड़ी आसानी से खोल दे, इजीली आप ब्रीथ कर सकें, इसीलिए इसका नाम पड़ा है इजी ब्रीथ। इसको यूज करने का तरीका क्या है, इससे पहले हम इसके कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ईच सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बिना इसके देखे कि दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इसमें जो कैम्फर है वह इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली, दैट इज अ टाइप ऑफ IP66, इसमें 25 mg कंटेंट करते हैं। दूसरा, इसमें जो आपका क्लोरथाइमोल है ये 5 mg का कंटेंट है। इसमें जो यूकेलिप्टोल है विच इज फॉर्म्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इसमें इसका जो कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा है, 125 mg। यूकेलिप्टल मतलब यूकेलिप्टस ऑयल, नीलगिरी तेल से बना हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट। कैम्फर कपूर होता है आपका, और मेंथोल जो है, मेंथा मिंट का बना हुआ होता है, उसका भी स्वाद आप जानते हैं, उसका भी फ्लेवर, उसका भी आप नेचर जानते हैं, वोलेटाइल है। तो इसमें 55 mg यूज किया गया है। और जो टर्पिनोल है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए 120 mg यूज किया गया है। अब इसमें एक मजेदार चीज यह है, इसमें लगभग काफी सारे फार्माकोपिया की गाइडलाइन को फॉलो किया गया है। इंडियन फार्माकोपिया का फॉलो है, इसमें यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया भी इंक्लूडेड है, और जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है
दैट इज एब्रीवेटेड एज बीपी, ये भी फॉलो किया गया है। और कलर को यूज करने के लिए जो जिलेटिन का शेल है इसमें हम भी यूज किए हैं ग्रीन कलर, ताकि ये अट्रैक्टिव दिख सके। इसके कंटेंट प्रिजर्व करने होंगे, उसके लिए प्रिजर्वेटिव यूज करना होगा। और यहाँ पे सोडियम मेथाइल पैराबेन इंडियन फार्माकोपिया और सोडियम प्रोपाइल पैराबेन इंडियन फार्माको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया गया है। इनको आपको कूल प्लेस पे रखना है और इनको धूप से बचा के रखना है, वरना जो जिलेटिन का कैप्सूल है वो खराब हो जाएगा। प्लस अगर कैप्सूल है, चाहे वो आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हो चाहे वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हो, इनको आपको मॉइस्चर से, दैट मीन्स वाटर से भी आपको बचा के रखना है, क्योंकि ये उनके शेल को खराब करते हैं। दीज आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अब अगर हम बात करें कि इनका यूज किस पर्पस के लिए होगा, कैसे होगा, मैं समझाऊंगा आपको किस पर्पस के लिए है। दिस इज ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, इसको आपको खाना नहीं है। अगर आप कोई कफ से परेशान है, अगर आप बंद नाक से परेशान है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, आपको ये कैप्सूल थोड़ा सा कट करना है, इसके कंटेंट को स्क्वीज करना है हॉट वाटर पे, या अगर आपके पास हॉट वाटर नहीं है तो टिश्यू पे भी या रुमाल पे भी रख करके इसको सूंघ सकते हैं। अगर अच्छा होगा कि वेपर में लगा लें इसको गर्म पानी में और वेपर के साथ इसको ले लें, तो ये काफ़ी अच्छा आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा। या अपने तकिए में भी रख करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बंद नाक में मदद करेगा खोलने के लिए। आपकी पेन हो रहा होगा नाक में, बंद नाक की वजह से, इसको मदद करेगा। हैवीनेस फील हो रहा होगा उसके लिए भी आपकी मदद करेगा। आपके सर दर्द हो रहे होंगे उसमें भी ठीक करने में मदद करेगा। और अगर कोल्ड की प्रॉब्लम है उसमें भी मदद करेगा। सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट, जो बच्चे लगभग 8 साल 10 साल से ऊपर हैं उनके लिए भी आप सेफ्टी मेजरमेंट को यूज करते हुए यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का प्रोडक्ट जिसको बनाया गया सिप्ला ने। अब इसके काम करने के तरीके को भी समझ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक पॉट है, एक बर्तन है जिसपे हमने पानी रखा हुआ है। अब इस पानी को हम जब बॉईल करते हैं तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद अपने वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ऑल्दो इस वेपर के पास इतनी प्रॉपर्टी होगी कि वह आपके बंद नाक को खोले, लेकिन इसमें अगर हम इस तरह के ऑयल्स को मिला देते हैं ड्रॉप को, तो इनके मूवमेंट के अंदर से जब ये मूव करेंगे तो बंद नाक को भी खोलेंगे। प्लस जब ये आपके फेफड़ों में पहुंचेंगे तो फेफड़ों में जमा हुआ म्यूकस, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये जो म्यूकस होता है कफ में, ये आपका गाढ़ा हो जाता है। इसके कारण से हम इसको एक्सपेल नहीं कर पाते हैं। बट जब ये भाप के साथ पहुंचेगा तो ये भाप आपके उस फेलगम को, आपके उस बलगम को, उस म्यूकस के बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, जिससे वो थिक से हट करके थिन, पतले हो जाएंगे और आसानी से इसे आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। कोविड-19 में तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है। बट अगर आप जनरल पब्लिक हैं, नेचुरली भी कफ से परेशान है, कोल्ड से परेशान है, बंद नाक से प्रॉब्लम है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फेबीफ्लू 400 टैबलेट के बारे में, जिसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है फेविपिराविर और इसका जो इंडिकेशन है वो माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट में किया जाता है। और ये जो प्रोडक्ट है, जैसा मैंने कहा, आपको माइल्ड और मॉडरेट इन दोनों केस में आपके लिए इफेक्टिव हैं। यहाँ पे इस टैबलेट के स्ट्रिप के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको 17 टैबलेट मिलेंगे और हर एक 17 टैबलेट के पीछे का जो डोज इंडिविजुअल होगा वो होगा 400 mg। क्योंकि डोज इसका 400 mg है और एज पर द गाइडेंस ऑफ योर फिजिशियन आपका डोज वेरिएबल हो सकता है। किसी का जो डोज होता है वो इनिशियल डेज पे 1800 mg BID यानी कि दिन में 2 बार, तो इस तरीके से 1800 mg और 1800 mg कुल मिलाकर के 3600 mg आपका डोज होगा। अगर आपके डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब किया है तो ये डोज वेरिएबल है, तो इसे आप स्टैंडर्ड ना माने, उसके हिसाब से आपको इस पर्टिकुलर टैबलेट की संख्या लेनी पड़ेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो टैबलेट है हमारा फेबीफ्लू, इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं और इनके यूज के रिलेटेड जानकारियां क्या क्या हैं। इनका जो कंपोजिशन है वो ऑब्वियसली मेन कंस्टिट्यूएंट इनका होगा, वो होगा आपका फेविपिराविर और इसका जो स्ट्रेंथ है वो है 400 mg। फेविपिराविर एक एंटीवायरल ड्रग है और एंटीवायरल ड्रग कहने का मतलब होता है ऐसे ड्रग जिनका यूज वायरस के रेप्लिकेशन को या वायरल के ग्रोथ को कम करने में, इरेडिकेट करने में यूज किया जाता है, ताकि ऐसे होस्ट को जिनको वायरल इन्फेक्शन है उससे रिकवर किया जा सके। ऑल्दो सारे के सारे एंटीवायरल ड्रग सभी तरह के वायरल इन्फेक्शन में इक्वली यूजफुल हों या थोड़े भी यूजफुल हों, ये कहना बिल्कुल गलत है। हर तरह के एंटीवायरल ड्रग की एक्टिविटी, उनका जो ससेप्टिबिलिटी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग हो सकती है। कई सारे मेडिसिन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं एंटीवायरल ड्रग के रूप में, बट उनका यूज आपके इस कोविड-19 के पेंडेमिक सिचुएशन में रिकवर करने के लिए नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी वो कैपेबिलिटी नहीं है। और आपका जो ये टैबलेट है फेविपिराविर 400 mg,
एमजी का ये एक्सेलरेटेड क्लिनिकल ट्रायल को क्रॉस करके आया है, जिसके अकॉर्डिंगली अप्रॉक्सीमेटली 55 टू लेकर के 58 पॉइंट समथिंग ये क्लिनिकल ट्रायल में सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट दिया हुआ है। इस टैबलेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके फार्मास्यूटिकल कुछ इंपॉर्टेंस हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है ईच फिल्म कोटेड टैबलेट, यानी कि इसकी जो कोटिंग है वो फिल्म कोटिंग है। एक जनरल पब्लिक के हिसाब से मैं कोटिंग के मतलब को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब कभी भी हम टैबलेट बनाते हैं तो ये अगर हमारा टैबलेट है तो हर एक टैबलेट की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी और कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जस्ट अगर ये टैबलेट के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उनका स्वाद अगर बहुत ज़्यादा बिटर है तो ऐसे टैबलेट को ले पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो उस बिटरनेस को मास्क करने के लिए भी हम कोटिंग करते हैं, शुगर कोटिंग करते हैं ताकि उसकी बिटरनेस को अपन हटा सकें। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम टैबलेट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी कोटिंग करते हैं, उनकी जो लाइफ है उनको बढ़ाने के लिए भी कोटिंग करते हैं। और इस कोटिंग के अंदर कई चीज़ें ऐसी पैरामीटर भी होती हैं कि हम इनको आपके एसिड दैट इज ए गैस्ट्रिक एसिड से बचाने के लिए और सीधे सीधे इंटेस्टाइन तक पहुंचाने के लिए भी एंट्रिक कोटिंग करते हैं। तो कोटिंग के पर्पस अलग अलग हो सकते हैं और टाइप अलग अलग हो सकते हैं। ये है फिल्म कोटिंग टैबलेट। इसके साथ साथ इसमें यूज किया गया है एक्सिपिएंट को, जिसकी क्वांटिटी है QS, जिसका मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट। अब हर बार आप हर एक टैबलेट में या हर एक एक्सिपिएंट्स को किसी न किसी प्रोडक्ट में देखते ही देखते होंगे, चाहे वो आपका ऑइंटमेंट हो, चाहे वो आपका ये किसी भी तरह का सिरप हो, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, कोई भी हो। तो ये एक्सिपिएंट बेसिकली होते क्या हैं, तो मैं आज आपको इसका भी मतलब समझाता हूँ सरल भाषा में। एक्सिपिएंट का दूसरा नाम एडिटिव्स भी होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये ऐसे एजेंट होते हैं जिनकी अपनी कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती। इसका मतलब है कि एक्सिपिएंट के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक करे। इनके पास कोई भी मेडिसिनल वैल्यू नहीं होगी। तो फिर हम इसको क्यों यूज करते हैं, वो यूज इसलिए करते हैं ताकि आपके टैबलेट की क्वांटिटी को या टैबलेट के अंदर कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टी को पूरा किया जा सके। अब अगर हम एग्जाम्पल इसी का ले लें एक बार के लिए, तो ये जो 400 mg है इसकी क्वांटिटी इतनी कम होगी कि हम इसको टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सो टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर हमें कोई ऐसे इनर्ट सब्सटेंस को डालना पड़ेगा जो कि इनकी बल्क को यानी कि इनकी क्वांटिटी को बढ़ा सके। दूसरा, इनके अंदर हम जब उनको ऐड करने के लिए, इनको प्रॉपर बाइंड होने के लिए बाइंडर यूज करते हैं, तो बाइंडर जो एजेंट होते हैं वो इनको आपस में अटैच करते हैं। तो यहाँ पे बाइंडर भी एक एग्जाम्पल है आपके एडिटिव का। इसके अलावा स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, ये सारे के सारे एजेंट एक्सिपिएंट कहलाते हैं। और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो इतनी होती है कि इसका सफिशिएंट यूज आपके टैबलेट को एक प्रॉपर यूनिट डोजेस फॉर्म देने में किया जा सके। इसीलिए यहाँ पे QS का मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट, जितनी आवश्यकता है उस क्वांटिटी में। अब इसके अंदर कलर है। अगर आप इस टैबलेट को ओपन करेंगे तो आपको एक टैबलेट कलरफुल दिखाई देगा। इस कलरफुल के पीछे जो कारण है या जो एजेंट है वह है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन USPNF। दीज आर द गाइडलाइंस। इनके साथ साथ एक और एजेंट यूज किया गया है, वह है फेरिक ऑक्साइड येलो कलर, और ये भी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बनाया गया है USNF के। इसका जो डोज है वो कभी भी आपको स्ट्रिप के पीछे लिखा हुआ, बॉक्स के पीछे लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण? जबकि कुछ आप प्रोडक्ट देखेंगे जैसे जिंकोविट का देखेंगे या फिर आप साफी सिरप का देखेंगे, ब्लड प्यूरिफायर का, तो आपको उसके पीछे डोज लिखा हुआ मिलता है। इसके पीछे का कारण यह है कि ये जो हमारा टैबलेट है वो शेड्यूल H का है। अगर आप फार्मेसी या मेडिकल का स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम होगा, बट अगर आप नहीं हैं स्टूडेंट तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। शेड्यूल H प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहने का मतलब होता है कि ये ऐसे ड्रग के अंदर की लिस्ट में से निकाले गए हैं जिनको बिना किसी डॉक्टर के प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लिया जा सकता। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अगर अलाइव होगा यानी कि आपकी करंट डेट में होंगे, तभी आपका जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है या जो फार्मासिस्ट है मेडिकल स्टोर से, वो आपको डिस्पेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 4 साल पहले आपको प्रिस्क्राइब किया गया हो और उसे आप आज लेकर के मेडिकल स्टोर में जाएं तो आपको मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया लाइव प्रिस्क्रिप्शन। वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आपको ये नहीं मिलने वाला है। इस टैबलेट को स्टोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका स्टोरेज कंडीशन कहता है कि आप ऐसी जगह पे रखिए जहां पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड नहीं हो जाता। इसको कोई ध्यान नहीं देता।
कोई पढ़ता भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने टैबलेट को किसी ऐसी जगह पर रख दिया है खिड़की के आसपास जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, जिसके कारण से उस रूम का या उस पर्टिकुलर पार्ट का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है, तो इस ड्रग के जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं या कुछ जो एक्सिपिएंट्स होंगे लाइक कलरिंग एजेंट हो गया या कोई बाइंडिंग एजेंट है, इनकी क्वालिटी इन्फीरियर हो सकती है और ये समय से पहले ही एक्सपायर या इनकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, काम प्रॉपरली नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि इनके पीछे जो कंडीशंस दिया गया होता है इसको हमको फॉलो करना होगा। इसके बाद दूसरी चीज़ें मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम टैबलेट के पीछे, कैप्सूल के पीछे, प्रोडक्ट के पीछे आपको केवल अगर जानकारी मिलेगी तो वो शेड्यूल के बारे में मिलेगा, लेकिन किसी किसी में ही ऐसा होता है कि वो आपको स्पेसिफिक वार्निंग को हाईलाइट करें। ये जो टैबलेट है इसमें स्पेसिफिक वार्निंग को बिल्कुल ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। इसके पीछे कई सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले हैं, जिनके बारे में पहले आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, फिर इस रेड वाले बॉक्स को एक्सप्लेन करूंगा। ये जो टैबलेट है फेविफ्लू, ये उन महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए जो कि प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर में है, यानी कि प्रेगनेंसी के 1 मंथ से लेकर के फाइनली डिलीवरी के पहले तक ये मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, यानी कि अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के समय ये मेडिसिन को लेती हैं तो उनके वूम में डेवलप हो रहे फीटस के ऑर्गन में प्रॉब्लम जाएगी और इसे हम बोलते हैं टेरेटोजेनिसिटी। ऑर्गन के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम जाने का मतलब यह है कि जिस समय, जिस मंथ में जो ऑर्गन डेवलप हो रहा होगा, बन रहा होगा, वो ऑर्गन अब सही तरीके से नहीं बनेगा। चूंकि वो ऑर्गन सही तरीके से नहीं बनेगा, इसलिए मॉल फंक्शन देखने को मिल सकते हैं और डिलीवरी के बाद उसके ऑर्गन फेलियर आपको साफ साफ नजर आ सकते हैं। अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी के समय ले लिया गया तो ये अबॉर्शन भी कॉज कर सकता है, मिसकैरेज भी कॉज कर सकते हैं, डेथ ऑफ फीटस भी कॉज कर सकते हैं। इसलिए टोटली कंप्लीटली इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में है तो। दूसरा, अगर कोई महिला प्रेगनेंसी को कंसीव करने की सोच रही है तो भी उसको ये नहीं लेना है, क्योंकि इस टैबलेट को लेने के बाद, क्योंकि इसका डोज वेरिएबल हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केस 14 डेज चलते हैं, बट अगर 14 डेज के पहले प्रेगनेंसी कंसीव हुई या ड्यूरिंग द टैबलेट कोर्स प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इसीलिए इस वार्निंग में ये साफ लिखा हुआ है कि ऐसे पेशेंट को जो कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं लेकिन ये ड्रग ले रहे हैं, तो उनको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को फॉलो करना है। और जब तक ये टैबलेट चल रहा है तब तक, और इस टैबलेट के खत्म होने के बाद, यानी कि डोज के पूरा होने के बाद, कोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टैबलेट रेजिमेंट के खत्म होने के 7 दिन के बाद ही आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा, उससे पहले नहीं। दूसरी जानकारी ऐसी महिलाओं के लिए है जो कि लैक्टेटिंग करा रही हैं, जो बच्चे को फीड करा रही हैं, उनको भी ये टैबलेट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस टैबलेट का एक हिस्सा मेटाबॉलिज्म होने के बाद मिल्क से सीक्रेट होकर के फीटस तक पहुंच सकता है, चिल्ड्रन तक पहुंच सकता है, जो कि उनके लैक्टेशन पे डिपेंड है। तो इस ड्रग के डिसकंटिन्यू करने के बाद, इस ड्रग का कोर्स पूरा होने के 7 दिन बाद ही आप उसको फीड करा सकती हैं। तीसरी और इंपॉर्टेंट जानकारी मेल के लिए भी एप्लीकेबल है कि इस ड्रग का एक हिस्सा आफ्टर मेटाबॉलिज्म स्पर्म से भी रिलीज होता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट को जिनको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया है, इनको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करना होगा अगर मेंटेन करना चाहते हैं रिलेशनशिप। तो ये जरूरी जानकारी हुई। इस ड्रग के काफी सारे साइड इफेक्ट भी रिपोर्ट किए गए हैं लेने के बाद। उनमें से जो पहला है वो है डायबिटीज। ऐसे पेशेंट जो इस टैबलेट को यूज करते हैं, जितना भी ड्यूरेशन यूज किया गया हो, उनमें से सभी में तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केस में डायबिटीज की प्रॉब्लम देखी गई है। जिनको पहले डायबिटीज नहीं था, उन्होंने इस टैबलेट को लिया तो बाद में भी उनके में डायबिटीज इंड्यूस हो गया। साथ साथ इस टैबलेट को ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए जिनके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, लीवर फेलियर की प्रॉब्लम रह गई हो, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे पेशेंट को ये दवाइयां बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी ड्रग को बिना किसी फार्मासिस्ट की जानकारी के या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। हम प्रोफेशनल फार्मासिस्ट हैं, हम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हैं, इसीलिए कभी भी डोज हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं। और ये जो आपका टैबलेट है फेविफ्लू, इसके डोज के बारे में ओपनली सोशल मीडिया पे, पेपर पे सर्कुलेट ऑलरेडी हो रहा है, इसीलिए इसको बताने में हमको कोई हिचक नहीं हुई कि आप इसे ना यूज करें जब तक कि आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आइवरमेक्टिन टैबलेट के बारे में। ये जो आइवरमेक्टिन टैबलेट है वो डिस्पर्सिबल टैबलेट है और इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए आप में से काफ़ी लोगों ने हमें सजेस्ट किया था, तो आज का वीडियो आपके सजेशन के अकॉर्डिंगली है। लेकिन आपको 2 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। भले ही आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में कोविड-19 के लिए आइवरमेक्टिन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, लगभग हर एक प्रिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं और कई स्टेट की गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट आइवरमेक्टिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट कर दिया है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि
कि बिना कोविड-19 पॉजिटिव हुए प्रिकॉशनरी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस के रूप में, आइवरमेक्टिन का डोज लेना स्टार्ट कर दिया है। या ऐसे लोगों को भी सलाह दी जाती है जो कि होम आइसोलेट में रहने वाले व्यक्तियों को टेक केयर करने में मदद करते हैं, उनको भी आइवरमेक्टिन की टैबलेट की डोज दी जाती है। इसका जो स्ट्रेंथ है वह है 12 mg, इसलिए इसका नाम पड़ा है आइवरमेक्टिन 12 mg टैबलेट। इसका जो ब्रांड नेम है वह है वर्मोवेंट 12। वर्मोवेंट मतलब होता है कि वर्म्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको FDA ने अप्रूव तो किया है, लेकिन इसका जो अप्रूवल है वो कोविड-19 के लिए नहीं है, बल्कि वर्मिसिडल एक्टिविटी के लिए ही है, एंथेलमेंटिक एक्टिविटी के लिए ही है। और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ साफ कहा हुआ है कि इसका यूज केवल क्लिनिकल ट्रायल के लिए ही होना चाहिए। ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जो इस बात को जस्टिफाई करते हो कि ये कोविड-19 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लिटरेचर सर्वे समझते हैं, एक अच्छे साइंस डायरेक्ट जर्नल को समझते हैं, स्प्रिंगर वगैरह जर्नल को समझते हैं, तो कई सारे रिसर्च हुए हैं, लेकिन वो रिसर्च आपकी, मेरी, एनिमल की किसी बॉडी पे ना हो करके लेबोरेटरी में सेल के ऊपर हुआ है, सेल के कल्चर के ऊपर हुआ है, जिसे हम बोलते हैं इन विट्रो स्टडी। अब अगर आप समझना चाहते हैं इसको डिटेल से तो मैं आपको समझाता हूं। इन वीवो का मतलब होता है जब हम किसी स्टडी को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म करते हैं तो वो इन वीवो कहलाता है। लेकिन अगर हम उन्हीं के किसी पार्ट को बाहर निकाल करके लेबोरेटरी में इसको कल्चर करें और उस कल्चर पे आपके किसी भी ड्रग का असर चेक करें तो इसे हम इन विट्रो ही कहते हैं। ये जो स्टडी हुई है आइवरमेक्टिन की कि ये आपके कोविड-19 के कंडीशंस में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, वो इन विट्रो हुआ है। इसमें किसी भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल को या ह्यूमन वॉलंटियर को यूज नहीं किया गया है, इसीलिए इसको FDA ने अप्रूवल नहीं दिया। फिर भी जब इसको हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया ही है तो क्या इसका रिजल्ट आता है? इसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के अकॉर्डिंगली 99.8% के अप्रोक्सीमेटली, कुछ वैल्यूज आगे पीछे हो सकती है, ये आपके वायरल लोड को कम करने में मदद करती है। इसी डाटा को यूज करते हुए काफी सारे जो स्टेट हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं कोविड-19 के रिकवरी करने वाले पेशेंट को कि आइवरमेक्टिन दी जाए। सो आज का ये जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली आपके वर्म्स को कैसे खत्म करता है उनके रेस्पेक्ट में भी है, और कोविड-19 के केस में कैसे यूज होता है उसके लिए भी है। पर सबसे पहले हम इसके वर्म्स के यूज के लिए देख लेते हैं, एंथेलमेटिक एक्टिविटी को हम चेक कर लेते हैं। इंटेस्टाइन में वर्म्स चिपके हुए थे, पिन वर्म, हुक वर्म, इस तरह के जो वर्म्स हैं वो इस तरीके से चिपके हुए रहते हैं, किसमें? होस्ट के इंटेस्टाइन में। और इस इंटेस्टाइन में फुल बहुत सारे मात्रा में न्यूट्रिएंट रहते हैं क्योंकि उसने फूड लिया हुआ है, तो इस न्यूट्रिएंट को ये यूज करके अपना मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं। बट अगर हम इससे परेशान हैं, छोटे बच्चों में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, तो इसमें क्या होता है कि इसको हमको अब ट्रीट करना पड़ेगा। इसके लिए आइवरमेक्टिन टैबलेट को हम लेते हैं और आइवरमेक्टिन अपने इस स्पेसिफिक एक्टिविटी की वजह से अपना एक्शन शो करता है। ये अपने क्लोराइड चैनल को स्पेसिफिकली ओपन करेंगे, जिस उस पर्टिकुलर वर्म्स के सेल के अंदर की हम बात कर रहे हैं। क्लोराइड चैनल ओपन होने की वजह से ये हो जाता है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन होने की वजह से यहाँ पे जो आपके वर्म्स हैं इनके स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन में, उनके बॉडी के पार्ट्स में पैरालाइसिस एक्टिविटी देखने को मिलती है, यानी कि उनको लकवा पड़ता है, इंसान को नहीं, उनको पैरालाइसिस हो जाते हैं, जिनके कारण से ये उस चिपके हुए पार्ट को छोड़ देते हैं, ग्रिप उनका खत्म हो जाता है, फिर ये अपने आप स्टूल से बाहर निकल करके आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम इंटेस्टाइन से इनको रिमूव करने के लिए इनके ग्रिप को, इनकी स्ट्रेंथ को पैरालाइसिस कॉज करा के बाहर निकालते हैं। ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ ये आपके वर्म्स के रेस्पेक्ट में हुआ। कोविड-19 में इसका कोई लेना देना नहीं है इस एक्टिविटी का। तो उसमें ऐसा क्या होता है कोविड-19 के केस में, अगर हम समझें इसके एक्टिविटी को, जिसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो हमारे मेन चैनल सोल्यूशन फार्मेसी में ले आऊंगा, यहाँ पे तो शॉर्ट में बताना पड़ेगा आपको मुझे। तो उस केस में क्या होता है, जो आपके RNA वायरस हैं, कोविड-19 को कॉज करने वाले वायरस हैं, ये आपके बॉडी में, होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं, और हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद जब वो सेल के अंदर पहुंचना चाहते हैं, सेल के न्यूक्लियस तक पहुंचना चाहते हैं, तो उनको स्पेसिफिक तरीके के जो कार्गो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं उनकी मदद की जरूरत पड़ती है। उसी प्रोटीन की मदद से वो सेल के बाहर से सेल के अंदर आने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोर्टर। तो हमारा जो आइवरमेक्टिन है, एज पर स्टडी जो सजेस्ट कर रही है, एग्जैक्टली नहीं कह सकते इसको, बट जो स्टडी सजेस्ट कर रही है उसके अकॉर्डिंगली मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन को इनहिबिट कर देते हैं। इनकी वजह से आपके जो वायरस हैं वो सेल के बाहर से सेल के अंदर नहीं आ पाते, और इसके कारण से जब सेल के अंदर नहीं आ पाएंगे, होस्ट सेल के अंदर, तो इनका रेप्लिकेशन और फर्दर इनका असेंबल और सेल से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत स्लो डाउन हो जाता है। तो इसके कारण से वायरस का नंबर, यानी कि उसका जो लोड है उस होस्ट व्यक्ति के सेल के अंदर, वो बहुत जल्दी कम होने लगते हैं और उससे उसको रिकवरी होती है, ऐसा
रिसर्च कह रहा है, बट WHO ने इसको नहीं माना है और FDA ने इसको अप्रूवल नहीं दिया हुआ है। आज का जो प्रोडक्ट है उसके कंटेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इट इज आइवरमेक्टिन डिस्पर्सिबल टैबलेट। तो इसमें आइवरमेक्टिन ही मेन हीरो होगा। इसका जो कंसंट्रेशन है वह है 12 mg, जिसको इंडियन फार्माकोपिया के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। और इसमें एक्सिपिएंट जो होते हैं, जिसको हम लोग एडिटिव भी बोलते हैं, एडिटिव का मतलब भी मैंने आपको कई बार बताया है। एडिटिव का मतलब होते हैं ऐसी चीजें जो कि ऐड की जाती हैं ताकि कंटेंट को, बल्क को बढ़ाया जा सके और फाइनली इनको एक टैबलेट का रूप आसानी से दिया जा सके। और इसकी क्वांटिटी हमेशा होगी आपकी QS, दैट मीन्स क्वांटिटी सफिशिएंट, जितनी आवश्यकता है उतनी यहाँ पे लगाया जाए। अब यहाँ पे आपने देखा कि आइवरमेक्टिन टैबलेट तो है, लेकिन आइवरमेक्टिन टैबलेट के साथ इसमें लिखा हुआ है डिस्पर्सिबल टैबलेट। तो इसका क्या मतलब होता है डिस्पर्सिबल टैबलेट का मतलब? इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा टैबलेट है जो बहुत जल्दी डिस्पर्स हो जाता है, घुल जाता है और घुलने के बाद अपना असर दिखाने लग जाता है। सो दिस इज हैविंग स्पेसिफिक डिसइंटीग्रेशन होने की एबिलिटी रखने वाला टैबलेट। इसका जो कलर है वह है टार्टराजिन की वजह से कलरिंग एजेंट लगाया गया है। डोज की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा ड्रग है जिसको केवल रिटेल से खरीदा जा सकता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की वजह से। इसलिए आपको कभी भी ऐसे शेड्यूल वाले ड्रग के ऊपर आपको डोज लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अभी जो कह रहे हैं, अभी जो कोविड-19 में फ्री जनरल पब्लिक को सर्कुलेट किया जा रहा है, ओपनली न्यूज़पेपर में दिया जा रहा है कि कितने दिन तक कितना लेना है, उसी रेफरेंस को ध्यान रखते हुए मैं आपको डोज बता रहा हूं। तो वो यही है कि आपको 5 दिन में एक बार 12 mg का आइवरमेक्टिन टैबलेट लेना चाहिए अगर आप कोविड-19 के पेशेंट हैं। तो ये मेरा सजेशन बिल्कुल भी नहीं है, जो गवर्नमेंट का सजेशन सर्कुलेट हो रहा है उसके रेफरेंस से मैं आपको ये डोज बता रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण टैबलेट के बारे में, और इस टैबलेट का नाम है पेंटोसिड। पेंटोसिड ब्रांड नेम को रिप्रेजेंट करता है जिसे सन फार्मा ने मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ है। इस पेंटोसिड के नाम से हम समझ सकते हैं कि इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा। इस पेंटोसिड को एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा गया है, जिसके अंदर आपका ड्रग के रूप में होगा पेंटोप्राजोल, जो कि एंटी सिक्रेटरी ड्रग की कैटेगरी का एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एंटी सिक्रेटरी बोलने से क्या मतलब होता है? जब हम बात करते हैं सिक्रीशंस की, तो हमारे बॉडी में काफी सारे सिक्रेशंस पार्टिसिपेट करते रहते हैं। उनमें से एक सिक्रेशन एसिड के फॉर्म में भी है। जब कभी भी हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक सफिशिएंट मात्रा में HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसी को हम डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, ये सिक्रीट करता रहता है। इसकी कमी से भी नुकसान है और उसके एक्सेस होने से भी नुकसान है। सो इन दिस वीडियो हम उसके एक्सेस होने की वजह से होने वाले प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सेस जब हो जाता है इस HCl का, विच इज द स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव एंजाइम, तो इनके एक्सेस होने की वजह से चांसेस बनते हैं कि आपकी बॉडी में, खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम में, एसिड का कंटेंट बढ़ेगा। ये एसिड का कंटेंट आगे जा करके आपके पेप्टिक अल्सर का कारण बन सकता है। सो अगर ऐसे पेशेंट जिनको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उनके उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इस HCl के सिक्रेशन को कम करना पड़ेगा। और इस HCl का सिक्रेशन को कम करने के लिए जो कैटेगरी की ड्रग यूज होती है, इसे हम बोलते हैं एंटी सिक्रेटरी एजेंट और एंटी सिक्रेटरी ड्रग, बिकॉज एंटी इज रिप्रेजेंटेटिंग अगेंस्ट द सिक्रेशन। सो एंटी सिक्रेटरी ड्रग के अंदर कई सारे काम करने के तरीके होते हैं, जिनमें नॉर्मल एंटासिड जैसे जेलोसिल और आपका इनो वगैरह जो एफरवेसेंस पाउडर आते हैं वो भी आते हैं, लेकिन वो एंटी सिक्रेटरी के अंदर नहीं रख सकते। हाँ, उनको हम लोग एंटी एसिडिटी के ड्रग रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है वो ये है कि वो बने हुए एसिड को न्यूट्रल करके आपको रिलीफ देते हैं। बट ये जो पेंटोप्राजोल टैबलेट है वो एसिड के बनने से पहले के स्टेप को अफेक्ट करके इनके प्रोडक्शन को, यूं कहना चाहिए कि एक्सेसिव प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका पेंटोप्राजोल टैबलेट है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की कैटेगरी का है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होता है? एक कॉमन व्यक्ति हैं अगर आप, तो मैं आपको समझाऊंगा। ये डायग्राम मैं आपको एनिमेशन के फॉर्म में समझाऊंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके काम करने के तरीके को समझने के लिए, तो इस वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहां पे केवल और केवल काम की बातें होती हैं। चलिए हम बात करते हैं कि इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। ईच एंड्रिक कोटेड टैबलेट कंटेन, अब ये एक मजेदार चीज आपको देखने को मिलेगी। ये दूसरा वीडियो है जिसपे हमने बात किया है एंड्रिक कोटेड के बारे में। इससे पहले एसिलॉक के बारे में भी बात किया था, वो भी एक इसी कैटेगरी का ड्रग है, एंटी सिक्रेटरी रेनिडिन कंटेनिंग ड्रग का। ये भी आपके एंटी सिक्रेटरी ड्रग का ही एक एग्जाम्पल है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटेरिक कोटेड? कोटेड का मतलब होता है कोट करना। ये अगर टैबलेट है
तो इस टैबलेट के ऊपर एक हम कवर लगा देते हैं, तो ये उसे हम कोटिंग कहते हैं। ये कवर किस लिए लगाया जाता है, उसके पीछे पर्पस क्या है, वो अलग अलग हो सकता है। कभी कभी उसके स्वाद को, बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए, कभी कभी इसको एसिड से बचाने के लिए, या इसको कभी कभी और किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए हम कोटिंग करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर आप बारिश हो रही है, घर से बाहर निकलना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़े गीले ना हो, तो आप रेनकोट पहन करके जाएंगे। ये जो रेनकोट है आपको बारिश से बचाएगा और जैसे ही आप अपने जगह पे पहुंचेंगे आप इसको रिलीज कर देंगे और वापस अपने जो मेन कपड़े हैं उनके साथ अपने ऑफिस में काम करेंगे। सो यहां पे आपके रेनकोट की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कब तक थी, जब तक आप अपने घर से अपने ऑफिस तक नहीं पहुंच जाते, उसका यूज वहीं तक था। उसके बाद उसको आप निकाल करके नॉर्मल कपड़ों में काम करेंगे। एंट्रिक कोटेड कहने का मतलब भी बिल्कुल वैसा ही है। जब कभी भी कोई भी ड्रग हम देते हैं ओरल रूट से बिना एंट्रिक कोटेड वाला, तो वो आपके पेट में पहुंचेगा। जीआई में पहुंचने के बाद वहां पे एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो इस एसिड के प्रेजेंस में मैक्सिमम केस में ये दवाइयां हैं वो डिग्रेड या खराब हो जाती हैं, तो उसका काम हमको नहीं मिलेगा। हमको यहाँ पे चाहिए इस तरह की जो एंटीसिटी ड्रग है या ऐसे ड्रग जो कि जीआईटी में खराब हो जाते हैं, हमको चाहिए कि ये जो ड्रग है वो आपके इंटेस्टाइन पे काम करें। लेकिन इंटेस्टाइन से पहले क्या आ जाता है, हमारा स्टमक आ जाता है जहां पे एसिड प्रेजेंट है। सो हमको कैसे भी करके उस ड्रग को एसिड वाले मीडियम से बचा करके लेकर के आना है और इंटेस्टाइन तक पहुंचाना है, ताकि इंटेस्टाइन में इनका जो एब्जॉर्प्शन है, इनका जो पर्टिकुलर एक्शन के लिए स्पेसिफिक प्रोसेसेस है वो पूरी हो सके। सो वहां पर बचाने के लिए हम उसको करते हैं एंटेरिक कोटेड, जो कि एसिड से इसको बचा के रखता है और बेसिक मीडियम में यानी कि इंटेस्टाइन में जैसे ही ये पहुंचता है वैसे ही ये अपना एक्शन देना स्टार्ट करता है। डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, देन फर्दर एब्जॉर्प्शन, देन इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसके मेन कंटेंट क्या क्या है मैंने बताना शुरू किया था। यह है पेंटोपराजोल सोडियम, इट इज बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया। ये जो सोडियम है वो सॉल्ट फॉर्म है ताकि इनके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकें, विच इज इक्विवेलेंट टू द पेंटोपराजोल 40 mg। सो इसका जो कंटेंट है इस पेंटोसिड का वो है 40 mg। एक्सिपेंट यूज किया गया है क्वांटिटी सफिशिएंट, यानी कि ऐसे एजेंट जो कि इस टैबलेट के बल्क को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिनकी अपनी खुद की कोई फार्माकोलॉजिकल दैट मींस मेडिकल प्रॉक्टिबिलिटी नहीं होती, केवल वो इनर्ट होते हैं। इसमें कलर के लिए यूज किया गया है फेरिक ऑक्साइड विच इज प्रोवाइडिंग अ येलो कलर। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए बनाया गया है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज किया गया है इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। अगर हम इसके डोज के बारे में बात करेंगे तो कभी भी आपको डोज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो टैबलेट है वो है शेड्यूल एच कैटेगरी का, यानी कि एक ऐसी कैटेगरी का ड्रग जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं ले सकते। इसको अगर आपको लेना है या इसकी जरूरत आपको वाकई में है तो इसके लिए आपको डॉक्टर की एक वैलिड और अलाइव प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी और तब उसे आप रिटेल मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं। यहां पे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया गया है, टैबलेट शुड बी swallowed बट नॉट टू बी च्यूड और नॉट टू बी क्रस्ड। ये जो टैबलेट है उसे आपको पूरा का पूरा यूज करना है। टैबलेट निकालने के बाद इसे एज सच यूज कर लेना है। इसे ना तो चबाना है ना तो इसे क्रश करना है। ये वो टैबलेट नहीं है जिसे हम लोग लिम्सी की तरह, विटामिन सी की तरह या तो क्रश कर सकते हैं या च्यूबेल कर सकते हैं। इसे आपको होल सोल लेना होगा। स्टोर एट रूम टेम्परेचर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। मोस्ट ऑफ द केस में जब हम बात करते हैं टैबलेट की, और कैप्सूल तो इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं, तो वो कुछ हद तक हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं और टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि टेम्परेचर के एक्सेस होने पे इनका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। मॉइस्चर के प्रेजेंस में इनके ह्यूमिडिटी आने के चांसेस होते हैं, तो इनको हमको ऐसे जगह से बचा कर रखना होगा जहां पे टेम्परेचर ज़्यादा हो या मॉइस्चर ज़्यादा हो। तो ये आज के इस प्रोडक्ट की कुछ खास गाइडलाइन थी, और मैंने जैसा आपको कहा था कि इसके काम करने के तरीके को मैं एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। तो इसमें कई सारे क्लासेस हैं जो कि एंटी सिक्रेटरी ड्रग के हैं। इनमें से हमारा जो टॉपिक रिलेट करता है स्पेंटोसिड का वह है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो हमारा फोकस इसी पे होगा। इसके पहले और बाद के कंटेंट को हम स्पीडली मूव कर देंगे। ये एनिमेशन का पहला पार्ट है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा स्टमक है और इसमें हमारे प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है। एसिड का सिक्रेशन पार्सल सेल के द्वारा होता है। पार्टल सेल के द्वारा एसिड सिक्रेशन होंगे तो वो हमारे डाइजेस्टिव में मदद करेंगे। लेकिन जब ये एसिड एक्सेस हो जाएगा तो ये हमारे लिए अल्सर का काम करने शुरू करेगा, अल्सर का प्रोडक्शन में काम स्टार्ट करेगा, तो हमको इससे प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको यूज करना होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी ड्रग। इनमें से पहला है आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और इसके अंदर के एग्जांपल आपने देखे हैं ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल और इसोमेप्राजोल। आज हमने बात किया इसी पेंटोप्राजोल के बारे में। ये क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को प्रोटॉन पंप दैट मींस हाइड्रोजन के मूवमेंट को कम करके देते हैं। इसमें हम देखते हैं मेन पॉइंट को पहले फास्ट तरीके से। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो पोटेशियम है वो एक्सचेंज होकर के इनके बदले में हाइड्रोजन आयन मिलते हैं। इन हाइड्रोजन आयन का बॉडी में जाने के बाद इस
क्लोराइड के साथ कॉम्बिनेशन होता है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस तरीके से Cl के साथ प्लस H बनेगा, तो ये बन जाता है HCl विच इज इन प्रोडक्शन ऑफ एसिड। तो हमारा जो पेंटोप्राजोल का टैबलेट है, ये जो पेंटोसिड है, वो इसी हाइड्रोजन के मूवमेंट टुवर्ड द सेल इसको ये यहाँ पे इनहिबिट करता है। इसके इनहिबिट करने के कारण से हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, और हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण से HCl का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और एसिड का सीक्रेशन स्टॉप हो जाता है, और एसिडिटी एज वेल एज इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर हमको रिलीफ मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो काफी ज्यादा मेडिसिन बिक रही है, उनमें से एक और बहुत ज्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी किए जा रहे हैं, उनमें से एक है आपका लिम्सी। लिम्सी इस टैबलेट का ब्रांड नेम है जिसको बनाई है कंपनी एबॉट फार्मा ने, लेकिन इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या? इस लिम्सी का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है विटामिन सी विच इज अ चेवेबल टैबलेट, और इसका जो स्ट्रेंथ है वो है आपका 500 mg। तीन चीजें साफ साफ नजर आती हैं इस स्ट्रिप के ऊपर, वह है एक तो विटामिन सी, दूसरा है इसका कंडीशन कि इसको आपको खाना कैसे है, वो है आपको चीव करके खाना है, और तीसरा है इसका स्ट्रेंथ। विटामिन सी क्या है और क्यों जरूरी है उसको समझने से पहले इसी स्ट्रिप के ऊपर एक डायग्राम दिख रहा है आपको, जिसमें एक साइट्रस फ्रूट को इंडिकेट किया गया है। इसका मतलब तो साफ है कि विटामिन सी का जो मेन सोर्स है वो है क्या? वह है साइट्रस फ्रूट, यानी कि ऐसे फ्रूट्स जो कि स्वाद में थोड़े से खट्टे होते हैं, और जैसे सबसे सस्ते और सबसे अच्छे एग्जाम्पल इसके हैं आपके नींबू, लेमन, साथ में संतरा, मौसम्बी, इनमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी का जो काम है आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन के रिलेशनशिप में, वह है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। हालांकि इसका यूज हम आगे जा करके या नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नॉर्मल लाइफ में अगर हम यूज करेंगे तो ये आपके सेल के डैमेज को थोड़ा सा रिपेयर करने में मदद करते हैं। रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, या इसे सरल भाषा में कहें तो खून के बनने में थोड़ा सा मदद करता है। और अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में विटामिन सी की कमी हो रही है जिसकी वजह से स्कर्वी जैसी बीमारी होती है, स्किन जो है थोड़े से रूखे रूखे होने लगते हैं, स्किन में थोड़ा शार्पनेस नजर नहीं आता, ऐसा लगता है कि स्किन के जो टोन है, स्किन की जो टोनिसिटी है वो थोड़ी रप्चर हो रही है, ऐसे केस में हम विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स से विटामिन सी को ले सकते हैं। बट हमारा सजेशन हमेशा यही रहता है कि जो चीज़ें नेचुरल सोर्स से बड़ी आसानी से मिल सकती हैं उनको वो ही सोर्स से यूज किया जाए, उसके लिए किसी एक्सटर्नल मेडिसिन की लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको डिपेंड करना पड़ेगा ऐसे मार्केट में आने वाले डिफरेंट विटामिन के टैबलेट्स पे। दूसरा जो है वो आपको बताऊं कोविड-19 के केस में क्यों इंपॉर्टेंट है। इन जनरल तो मैंने आपको डिस्कस किया, इन केस ऑफ कोविड-19 इसका जो यूज होता है वो होता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। यहां से एंटी और ऑक्सीडेंट, इसको अगर हम मिलाते हैं तो हमारा जो वर्ड बनता है यही होगा एंटीऑक्सीडेंट। इसका मतलब यह है कि ऐसे एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ द सेल इसके प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की तो इसमें जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो सेल के डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोविड-19 के केस में हमारे लंग्स का इन्फेक्शन जनरली होता है और इसके कारण से हमारे जो लंग्स के बेसिक पार्ट्स हैं, एल्वियोलाई वगैरह हैं, ये डैमेज होने लगते हैं, म्यूकस का फॉर्मेशन होने लगेंगे, धीरे धीरे स्कार बनने लगेंगे, तो सेल जो है आपके लंग्स के अंदर के सेल उनकी डेथ होने लगेगी। एंटीऑक्सीडेंट की जो मेन प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल या रिड्यूस करके सेल के ग्रोथ को, सेल के रिपेयर को या सेल के रीजनरेशन को बूस्ट करने का काम करते हैं। सो जब कभी भी कोविड-19 के पेशेंट में या कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जब इसके लेते हैं सेल डैमेज जिसके में हो रहा हो, तो ये सेल डैमेज के प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं और रिकवरी को फास्ट अप करते हैं। इसके कारण से जो रिकवरी होती है, जो हीलिंग होता है, जो ठीक होने की रेट होती है, प्रोसेस होता है, वो बड़े अच्छे से होता है। इसको अगर हम रफ तरीके से समझने की कोशिश करें कि एंटीऑक्सीडेंट का बेसिक प्रोटेक्शन यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है। मान लेते हैं कि ये हमारा सेल है, इस सेल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण से जो जनरेट हो रहा है वो इस सेल को डैमेज कर रहा है, तो कुछ समय बाद ये जो सेल है आपका हेल्दी, वो सेल इस तरीके से गायब हो जाएगा क्योंकि वो सेल अब डेथ हो गई। लेकिन अगर हम इसी को हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं और ये रहा हमारा सेल, इसमें हम एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन सी को लेते हैं, चाहे वो नेचुरल सोर्स लेमन से हो या आप विटामिन सी के लिए लिम्सी टैबलेट लें, तो ये इस सेल के पास एक बैरियर बना के रखता है। ये बैरियर इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कॉज करने वाले जो फ्री रेडिकल्स हैं इनको अंदर जाने नहीं देता, इनसे प्रोटेक्ट करता है। और अगर किसी कारण से प्रोटेक्ट करने में कैपेबल इनफ नहीं होता तो ये उनको बचाने के लिए खुद ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो इस तरीके से अब हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस था वो आपके सेल को डैमेज नहीं कर पाएगा और सेल हमेशा अपने हेल्दी पोजीशन में मेंटेन रहेगा। यही कारण है कि जहां पे इम्यून सिस्टम की बारी आती है, जहां पे कॉम्प्रोमाइजेशन हो जाता है किसी न किसी कारण से, तब विटामिन सी का जो टैबलेट है वो काम आता है।
काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी डाइट में लेमन या किसी भी साइट्रस फ्रूट को यूज़ या इंक्लूड नहीं करते, तो उनकी बॉडी में विटामिन सी की कमी होने लगेगी। विटामिन सी की कमी अगर होती है तो आपका जो मुंह है, जिसे हम लोग ओरल कैविटी बोलते हैं, वो बेसिकली जल्दी जल्दी सूखने लगता है, उसमें वाटर की कमी होने लगती है। आप अपने स्किन को देखेंगे तो उस स्किन में वो ग्लो नज़र नहीं आएगा, जो रिंकल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा नज़र आने लगेंगे। तो ऐसे कंडीशंस को भी अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं देख करके, तो वहाँ पे एक विटामिन सी का टैबलेट होगा ही होगा, चाहे वो लिम्सी हो या कोई और ब्रांड नेम हो, आपका जो कंटेंट है वो हमेशा विटामिन सी ही होगा। बट आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन में इससे थोड़ा एडवांस वर्जन आ गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वीकोसी या विटोसी प्लस के नाम से मिलता है, जिसमें विटामिन सी के साथ साथ जिंक भी ऐड होते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को फास्ट करने में मदद करेगी। अब इसके एक्टिव कॉन्स्टेंट के बारे में बात करते हैं तो देखिए, दिस इज अनकोटेड टैबलेट। इसके जो कंटेंट है उसको मैंने जूम किया हुआ है इस तरफ, ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। तो इसके जो मेन कंटेंट है वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम लोग विटामिन सी भी बोलते हैं। बेसिकली ये इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करके बनाया गया है और इसका जो स्ट्रेंथ है वो है 100 mg। आपको दोनों तरफ में से जिस भी तरफ दिखे आप उस चीज को यहां से फोकस कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा कंटेंट है वह है हमारा सोडियम एस्कॉर्बेट, ऑल्सो बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया, विच इज इक्वल टू एस्कॉर्बिक एसिड। और ये भी एक जिसको एस्कॉर्बिक एसिड के इक्विवेलेंस होने के कारण से इसका जो अमाउंट होगा वो होगा आपका 400 mg। साथ ही साथ इसमें एक्सिपिएंट्स को भी ऐड किया गया है और इसकी जो क्वांटिटी है वो आपको हमेशा QS लिखा हुआ ही मिलेगा, यानी कि QS का मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट। एग्जैक्ट क्वांटिटी इसकी मेंशन नहीं होती, जो कि आपके उस पर्टिकुलर टैबलेट को डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए एक टैबलेट की फॉर्म देने के लिए जरूरत होती है, उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी सफिशिएंट। इसके अंदर एडिटिव के अंदर आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके हम लोग एक्सिपिएंट भी उसी को बोलते हैं एडिटिव, जैसे कि बाइंडिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रोटेक्टिव एजेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। कलरिंग एजेंट के रूप में यहाँ यूज किया गया है वह है सनसेट येलो। जब आप स्ट्रिप को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वह है सनसेट येलो में। तो ये रही आज की टैबलेट विटामिन सी की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।